ओके स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर। दिस इज़ योर यूनिट नंबर 5 फ्रॉम योर बुक। ओके, यूनिट नंबर 4th, नॉट 5 बट 4th फ्रॉम योर बुक, राइट। जो कि है कौन सा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी आपका बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी यहाँ से पीजीपीपी को शॉर्ट में बोलते हैं हम, तो जो भी प्रॉफिट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे निकालना है, उस वो टैक्सेबल कैसे होगा, राइट। वो टैक्सेबल कैसे होगा, कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी नहीं है। अब जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो बिजनेस या फिर प्रोफेशन का, तो आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम जितने भी आपके रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस? रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस हैं, वो लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ इस साइड आता है आपका ये एक्सपेंसेस वाला कॉलम है, और यहाँ पर ये इनकम वाला है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस में आपको कौन कौन से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा आपका, या जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग भी लिखते हैं। कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कौन कौन सी इनकम एक्सपेंसेस लिखते हैं? बिजनेस एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं कुछ, वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है। और इस साइड इनकम कौन सी लिखते हैं हम? इनकम एक तो लिखते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो आपने ऑपरेशन से ड्रॉ की है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे जो भी आपने इनकम ड्रॉ की है वही आपकी क्या होती है? ऑपरेटिंग इनकम। एक तो ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस साइड एक्सपेंसेस लिख देते हैं हम, कौन से, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, वो सारे के सारे हम लिख देते हैं नॉर्मली। और क्रेडिट साइड की लिखते हैं, आपकी इनकम आती है चाहे वो ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग, वो सारी की सारी हम लिख देते हैं यहाँ पर। लेकिन अब हमने क्या करना है यहाँ से, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी हमने डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम निकालनी है बिजनेस और प्रोफेशन की, ठीक है, इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन की, तो हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, वो हमने डिस्कस करना है इस पूरे यूनिट में, ठीक है। और उसी तरीके से हमने इनकम निकालनी है। तो यहाँ पर आपका सारा क्या लिखा होता है? एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, और यहाँ पर नीचे हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या आता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इस नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुके हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर क्या है इनकम है वो इस नेट प्रॉफिट में ऐड हो चुकी है, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। तो हमने इसको अब क्या करना है? दोबारा से रेक्टिफाई करना है। दोबारा से क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, ठीक है। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब देखो फॉर्मेट क्या है आपका, कैसे कैलकुलेट करनी है कि सबसे पहले हमने देखो लिखा है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आई ये वो वाला प्रॉफिट है, राइट। तो हम डालेंगे यहाँ पर जो भी नेट प्रॉफिट होगा आपका, उसके बाद ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एक्सपेंसेस और लॉसेज डिसअलाउड बट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। वो एक्सपेंसेस या फिर लॉसेज जो डिसअलाउड है, ठीक है। अब डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ? एक चीज़ होती है अलाउड, ठीक है, और दूसरा होता है डिसअलाउड। अलाउड का मतलब वो हुआ कि जो हम डेबिट साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हम डेबिट साइड में एक्सपेंसेस क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और डिसअलाउड एक्सपेंसेस वो हो गए जो हम डेबिट साइड में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके कौन से हैं? ऑपरेटिंग टाइप है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप है, ठीक है। ऑपरेटिंग या फिर रेवेन्यू या फिर बिजनेस एक्सपेंस है जो, वही आपका अलाउड है। और वो किस सेक्शन में दिया हुआ है?
दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 30 to 37, ठीक है, सेक्शन 30 to 37, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है जिसमें कि ये नहीं पता हो आपको कि ये कौन सा एक्सपेंस है और कहाँ डालना है, तो आपने चेक करना है कि क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है या ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे सेक्शंस के जो इनकम एक्सपेंसेस है वो याद तो नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। तो कभी कभी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन भी आ जाता है जो इधर नहीं दिया हो इन सेक्शंस में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपने चेक करना है तब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। कहने का मतलब है आपने बिजनेस एक्सपेंस देखना, अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो आप उसको अलाउड कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम। और सेक्शन सेक्शन 40 क्या बोलता है, सेक्शन 40 बोलता है, 40A इनफैक्ट, इसमें कौन कौन से वो दिए हुए हैं, डिसअलाउड, जो आपके अलाउड नहीं है, वो एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। जो वो वाला एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर नहीं डाल सकते हो। इनकम किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 28 में, ठीक है। तो 3 सेक्शन हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर, कहने का मतलब एक 28 है जो कि इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमने करना है सेक्शन नंबर 30 to 37, जो आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंडिचर, जो अलाउड है, जो आप माइनस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और तीसरा हमने देखना है 40A सेक्शन में, जो कि आपका डिसअलाउड है, ठीक है। ये आपके अलाउड नहीं है, ठीक है, मीन्स इनकी डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क है इसका। अभी आ जाओ इस पे, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले लिखेंगे हम, जो नीचे नेट प्रॉफिट आया ये वाला। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड बट चार्ज टू इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स कि हमने वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनको लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, डिसअलाउड है, ठीक है। मीन्स सेक्शन 40 के हैं वो, कौन से सेक्शन के हैं, सेक्शन 40A के। नेक्स्ट इज इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, ये वो वाली इनकम है जो कि हमको लिखनी चाहिए थी, किस साइड, यहाँ पर इस साइड, लेकिन हमने नहीं लिखी है, तो वो वाली इनकम भी यहीं पे डालनी है हमने, ठीक है, उसको भी ऐड करना है। एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो अलाउड अमाउंट है, ठीक है, जितने भी हमने अलाउड किए हैं उससे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ लिख देने हैं, यहाँ पर, एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ अलाउड अमाउंट, ठीक है, जो भी एक्सेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जितना अलाउड हमने बोला हुआ ना, ठीक है, उस अलाउड से अगर ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर डालते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। ये आगे देखेंगे हम, अभी सिर्फ आप इसका फ्रेमवर्क देख लो कि कैसे काम करता है। उसके बाद है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड करना है। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, और या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है, इसलिए इसको ऐड करना है। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से भी आपका क्या आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, इसलिए दोबारा से इसको ऐड करना है। जितने से हमने क्या किया हुआ है, स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है या फिर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, ये आगे हम देखेंगे कैसे करनी है। उसके बाद डिडक्ट मीन्स माइनस क्या क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेज अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो वाला एक्सपेंडिचर है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड नहीं लिखा है, इस साइड नहीं लिखा है, ठीक है, ये वो वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पर डालना है, ठीक है, अगर हमने नहीं डाला है पहले तो। उसके बाद है इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम नॉट मीन्स कि ये इनकम कौन सी है, ये इनकम यहाँ पर नहीं आनी थी, मीन्स ये ऑपरेटिंग या बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पर लिखी है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कोई ऐसी इनकम है जो टैक्स से एग्जाम्प्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गई वगैरह वगैरह, तो अगर हमने वो क्रेडिट साइड लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो दोबारा से इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, दोबारा से क्या करेंगे, माइनस करके उसको हम बाहर निकाल देंगे वहाँ से। और लास्ट में क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
अगर ओवर वैल्यू हुआ क्लोजिंग स्टॉक तो भी माइनस करना है, अंडर वैल्यूड हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो भी माइनस करना है। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। नाउ अभी देखो कि चार्ज मीन इनकम कौन कौन सी आती है एज पर सेक्शन नंबर 28। ठीक है, सारी इनकम, जैसे बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी इनकम ड्राइव की है हमने, कंपनसेशन रिसीव्ड या ड्यू है वो भी, इनकम फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन किसी भी टाइप की इनकम हो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस आपने बेचा उस पर जो प्रॉफिट हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी रिमिशन या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी ड्रॉबैक हो क्या हो गया, जब आपने क्या किया, कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की, इंपोर्ट की और आपने उस पर क्या पे किया, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट की, और उसमें आपने क्या पे किया, ड्यूटी पे की, मीन्स टैक्स पे किया, और बाद में वो आपको वापस मिल गया, वो भी आपकी इनकम है। कैश असिस्टेंस सब्सिडी वगैरह, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट, ठीक है, कोई भी ड्यूटी एंटाइटलमेंट, ठीक है, वो हम सेल करते हैं। रीपेमेंट ऑफ एनी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ एनी कस्टम, ठीक है, अगर आपने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर कोई रीपेमेंट मिली आपको, वो भी आपका किस में आ जाएगा, सेक्शन 28 में एज ए इनकम, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रेमुनरेशन टू पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सर्टन एग्रीमेंट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जैसे कंपनी में कोई एक बंदा होगा जो जैसे CEO सपोज करो, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO है, ठीक है, तो ये जो सारे डिसीजन है यही लेता है, ये सारे डिसीजन यही लेता है। अब अगर सपोज करो ये यहाँ से कंपनी छोड़ के चले जाता है या फिर इसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है दोनों में से, ठीक है, क्योंकि ये की मैन था, ये डिसीजन सारे लेता था, इसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट होता था। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या छोड़ के चले जाता, उस केस में कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो कंपनी क्या करती है, उस एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है इसके नाम से, कि अगर वो छोड़ के चले गए या उसकी डेथ हो गई तो उस केस में एक लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है। वो लमसम अमाउंट है जो, उसी को हम बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स एक बंदे पर, जो की हमारा बंदा है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, वो भी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है, अगर सिक्योरिटीज़ से, शेयर से या बाकी सिक्योरिटी से कोई इनकम इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज़ आल्सो इनकम। रिकवरी अगेंस्ट सर्टन कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर 35 AD, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कौन से हो गए, जैसे कि आपने शेयर्स जो है वो एक्चुअल में आपके पास नहीं होता है, ठीक है, शेयर्स जो है या सिक्योरिटीज़ आपके पास नहीं होती एक्चुअल में। आप क्या करते हो, आपने आज सिक्योरिटी ली 10,000 की और कल क्या कर दी, बेच दी, ठीक है, बेचा कितने का आपने, 11,000 का सपोज कर, तो 1,000 का क्या किया आपने, प्रॉफिट अर्न किया। तो जो भी इनकम होगी दैट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेटिव, ये इसी को स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें आप पोजेशन नहीं करते हो गुड्स का पोजेशन नहीं करते हैं, किसी से लिया और किसी को बेच दिया, ठीक है, गुड्स का पोजेशन नहीं करते हैं, राइट। सो ये सारी इनकम है, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मेन जो है वो इसी के अंडर ही कवर होंगी, राइट। नेक्स्ट इज, ये है डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, सेक्शन 30 to 37, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, कोई भी आपने बिजनेस प्रेमिसेस ली हुई है, रेंट पे ली है या वैसे खरीदी है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस होगा वो अलाउड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है, अगर टी कॉफ़ी से रिलेटेड बिजनेस है वो, ये इसको भी थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइट रिस्टोरेशन फंड, सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल में करना है अभी हमने, कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर वो कुछ हमारे पास वो दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को हमने देखना है कि किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर अलाउड है यहाँ पर। देन अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो, क्योंकि ये लमसम नहीं काटते ना, इसको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होती है इसकी। एक्सपेंडिचर फॉर एमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग, ठीक है, एमलगमेशन या डीमर्जर हुआ उसके ऊपर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, एंड देन एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, राइट। तो स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है वो भी देखेंगे आगे हम।
ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या होगा, आपकी जो अलाउड है सेक्शन 30 to 37, ठीक है। अब एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 36। सेक्शन 36 में क्या आता है, ये आपका रेजिडुअरी सेक्शन बोलते हैं हम। रेजिडुअरी सेक्शन मीन्स कि जो एक्सपेंसेस ऊपर नहीं आए वो सारे इस सेक्शन के अंडर आएंगे। जैसे कि बैड डेट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। लेकिन कौन सा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, ठीक है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ओनली व्हेन द एसएससी इज ए कंपनी। एसएससी कौन है, कंपनी है उस केस में। तो कितना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा उसको 5 इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है। मीन हर साल आपने कितना पे करना है, 5। अगर सपोज करो 10,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है फैमिली प्लानिंग के ऊपर, तो 5 इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा 2000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड अलाउड एज डिडक्शन ऑन प्रोराटा बेसिस, amortization of preliminary expenses already discussed, expenditure for amalgamation या demerger of an undertaking, expenditure on specified business section 35, right। तो ये कौन से थे आपके अदर सेक्शन 36 में, ठीक है। ओके, नो नो दिस इज नॉट द रेजिडुअरी सेक्शन, राइट। रेजिडुअरी सेक्शन नेक्स्ट है 37 है। रेजिडुअरी सेक्शन कौन सा सेक्शन है, 37, जिसमें कि क्या आता है आपका, जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके जो ऊपर नहीं आए वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। एक्सपेंसेस एनकर्ड इन द परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस एनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंसेस एनकर्ड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स, कंपनसेशन, ठीक है, फॉर एनरिचमेंट अनडिजायरेबल एम्प्लॉई, ठीक है, रिटायरमेंट की हमने किसी की, कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड, कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग ऑर्डर्स, कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज ड्यू टू एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी, royalties paid for mines, insurance premium paid for policy of its employee for compensation during work, ठीक है। कंपलसरी सब्सक्रिप्शन टू एन एसोसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस ये सारे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए आपके। एनुअल लिस्टिंग फ़ी पेड टू स्टॉक, एक्सपेंडिचर ऑन इनोग्रेशन सेरेमनी, लेकिन ये जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारा सारा किससे होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड इसमें से कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको आप अलाउड नहीं कर सकते हो। सो सेक्शन 40 में देखो क्या क्या, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी सुवेनियर या एक्सेट्रा पब्लिश बाई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। घोषणा पत्र हम बोलते हैं ना, घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, वो दिया है, ठीक है। उस पर कोई एक्सपेंडिचर मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टीजमेंट करता है कोई बिजनेस, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। पेमेंट आउटसाइड इंडिया इन नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है, जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है और पेमेंट कहाँ जा रही है, आउटसाइड इंडिया जा रही है, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। पेमेंट टू रेजिडेंट ऑन विच टीडीएस हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है, राइट। 30% ऑफ सच सम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। वेल्थ टैक्स चार्ज अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। वेल्थ टैक्स जो है वो इसमें नहीं आएगा। वेल्थ टैक्स किस में आता है, ये इनके जो वेल्थ टैक्स है ये अलग से इसका टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस शैल नॉट बी अलाउड, ठीक है। अगर टैक्स लगा है किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड गेन के ऊपर, और वो पे किया है, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट हैंड, दैट इज आल्सो नॉट अलाउड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब एक चीज़ है कि सेक्शन 40 एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। इस पर एक चीज़ है कि अगर कोई भी पेमेंट आप किस पे करते हो, एक दिन में कैश में पे करते हो, पेमेंट मेड टू ए पर्सन इन अ डे इज मेड एक्सीडिंग रुपीज़ इतना 10,000 अदर देन अकाउंट पे ही, आप डायरेक्टली कैश पेमेंट अगर कितनी करते हो 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, 10,000 कैश पेमेंट। लेकिन अगर आप उसको चेक में या बैंक ड्राफ्ट में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर ट्रांसफ़र हुआ है, वो नहीं कंसिडर करना है। अगर वो कोई पेमेंट आपने सीधा कैश पे पेमेंट की है, वो डिसअलाउड है। 10,000 से ज़्यादा अगर करते हो आप, 10,000 से ज़्यादा करते हो, वो डिसअलाउड है। और एक्सेप्शन वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर flying, hiring or leasing goods carriages, the limit of disallowed shall be exceeding rupees
लेकिन अगर ये दूसरा है कोई हायरिंग, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, ठीक है, अगर ये वाला बिजनेस है कोई, इसमें कोई पेमेंट करते हो आप, तो वो पेमेंट कितनी है, उसकी लिमिट है कितनी, 35,000, राइट। सो दिस इज़ योर, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी हमने इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे।